Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we are going to discuss the topic issues in digital copyright. ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है intellectual property rights और इस वीडियो में we are going to cover meaning, issues, remedies and case law. So let's start our video without any delay. सो कॉपीराइट इश्यूज होते क्या है डिजिटल एरा में। अब इश्यूज सबसे बड़ी बात कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे डिजिटल कंटेंट को, डिजिटल वर्क को। ठीक है, और जो ओनर है यानी कि जो क्रिएटर है उसको उसके राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसको राइट्स नहीं दे पा रहे उसके काम को लेकर। और अब डिजिटल कंटेंट क्या होता है, जैसे म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गया, इमेजेस हो गई, रिटन बुक्स हो गए, तो ये सब हम ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। तो ये इश्यूज आ रहे हैं। और किस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, जैसे पायरेसी होता है। पायरेसी कैसे हो जाता है कि जब लोग ना किसी क्रिएटर का या किसी ऑथर का, मतलब किसी पर्सन का ओरिजिनल ओरिजिनल कोई बुक हो गई रिटन, या कोई नॉट बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दैट डिजिटल कंटेंट, जैसे कोई म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गई, कोई भी डिजिटल कंटेंट जो है वो कॉपी कर लिया और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल कंटेंट को, और उसकी क्रिएटर की परमिशन के बिना, तो उसे पायरेसी में काउंट करते हैं हम। और वो इलीगल होता है कि मतलब कि दिस कुड इन्वॉल्व, इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होता है, मूवीज़ हो गई, म्यूज़िक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। वो और वो भी उन मतलब जो क्रिएटर है उनको उसका कोई पैसा तो मिलता नहीं है, बिकॉज़ ये सब उसकी मर्ज़ी के बिना इधर-उधर रोटेट हो रहा है, तो व्हिच इज़ इल्लीगल। ना क्रिएटर को उसका कोई क्रेडिट मिलता, ना पैसा। देन इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन समवन यूजेस, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट से तो हमारा बहुत पुराना रिलेशन है इस प्लेलिस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम इन्फ्रिंजमेंट को। इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन समवन यूजेस, जब यूज़ करता है कोई या फिर दोबारा बनाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉपीराइट मटेरियल, ठीक है, वो भी बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, यानी उसके पास कोई कोई राइट, कोई अथॉरिटी नहीं है ये सब चीज़ें करने की, वो तब भी कर रहा है, और वो भी क्रिएटर या ओनर की परमिशन के बिना। तो उस सिनेरियो में इन्फ्रिंजमेंट कहा जा रहा है। और अभी जो इन्फ्रिंजमेंट हम बात कर रहे हैं वो हम डिजिटल एरा की, डिजिटल जो इश्यूज है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दिस इंक्लूड यूजिंग समवन एल्स फोटोज इन अ ब्लॉग पोस्ट विदाउट परमिशन, और शेयरिंग एक्सर्ट्स फ्रॉम अ बुक विदाउट द ऑथर्स कंसेंट। तो ऑथर के कंसेंट के बिना ही हम उसकी बुक शेयर करें, उसकी बुक की चीजें शेयर कर रहे हैं, या फिर किसी की पिक्चर है उसकी कंसेंट के बिना हम वो पिक्चर्स अपने किसी काम में ले रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इन्फ्रिंजमेंट। Then comes unlawful use. This refers to using copyright material in a way that violates the law. Copyright material को इस तरीके से यूज करना, यानी कि उसे गलत, उसका मिस यूज करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जो कि खुद तो लॉ ब्रेक हो कर ही रहे हो आप उसे यूज करके, और उसको लॉ ब्रेक करने के लिए ही यूज कर रहे हो, कुछ गलत काम के लिए ही यूज कर रहे हो। तो जैसे एक होता है, एक तो ये हो गया कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना, ऑफ कोर्स यू आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ बाय यूजिंग इट कमर्शियल पर्पस, बट आप जो क्रिएटर की परमिशन के बिना उसके काम को कमाई के लिए यूज कर रहे हो, तो वो तो लॉ ब्रेकिंग होता ही है, तो विच इज ऑल्सो अनलॉफुल। देन अब आता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, डीआरएम। डीआरएम क्या होता है, ये लोगों को रोकता है कोई ओरिजिनल कंटेंट किसी का कॉपी करने से या फिर शेयर करने से, वो भी क्रिएटर की परमिशन के बिना। बट कुछ लोगों को डीआरएम काफी स्ट्रिक्ट भी लगता है, जो लोग उसका लीगल तरीके से यूज करना चाहते हैं, किसी भी चीज का, नॉट डीआरएम का, किसी चीज का लीगल तरीके से यूज करना चाहते हैं, जैसे बैकअप रखना चाहते हैं किसी चीज का, किसी डिजिटल कंटेंट का, तो वो तरीका, वो चीज भी नहीं कर पाते क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि डीआरएम के रूल्स उन्हें स्ट्रिक्ट लगते हैं कि हम कुछ गलत नहीं करना चाहते, स्टिल वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट मटेरियल। देन कम्स कॉपीराइट लॉज। कॉपीराइट लॉज आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री। अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कॉपीराइट लॉज में ना अलग अलग एक्ट या सब कुछ, हर कंट्री अपने अपने लैंग्वेज में कॉपीराइट लॉ बता रही है, बट काम वो सेम ही करता है। यस, दिस इज करेक्ट कि कॉपीराइट लॉ हर कंट्री में अलग अलग है, काम सेम ही करता है, बट फिर भी उसे हर कंट्री में एनफोर्स करना भी डिफिकल्ट होता है, इतना ईजी नहीं होता एज इंडिया। जैसे कि आप अपनी ओरिजिनल कंट्री में जो आपका ओरिजिन है उसमें आप कर रहे हो, उतना ही ईजी आपको बाकी कंट्रीज में भी होगा, इतना भी ईजी नहीं होता है। ठीक है, सो इन डिफरेंट एवरी कंट्री, तो कुछ कुछ वैसे लॉ कॉमन होते हैं, बट कुछ कुछ लॉज डिफरेंट भी होते हैं, जिस वजह से इश्यूज आते हैं, विच मेक्स इट हार्ड टू एनफोर्स देम ग्लोबली। दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ लॉ सूट्स। तो इसके ऊपर काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स है, लॉ सूट्स है, तो काफी सारी चीजें होती है, और ये डेफिनेट से कॉमन से एक इश्यूज हैं कि आप किसी दूसरी कंट्री में अपने काम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, विच इज लाइक वेरी फार अवे फ्रॉम योर रीच। और वैसे आजकल इंटरनेट के थ्रू कुछ भी दूर नहीं है, बट स्टिल it is very difficult to manage everything out with like without any issues.
चलो किसी के काम में ना हो तो इतनी सारी चीजें जो प्रोटेक्ट हो रही है, किसी ना किसी के काम में हर 100 200 केसेस में से कोई एक केस ऐसा निकल ही आता है जहाँ पे इश्यूज आते हैं। देन कम्स रेमेडीज अगेंस्ट कॉपीराइट एनफ्रिंजमेंट इन डिजिटल डोमेन, कि क्या रेमेडीज हो सकती है कॉपीराइट एनफ्रिंजमेंट की डिजिटल डोमेन के अंदर। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डिजिटल एरा, सो हम सारी चीजें डिजिटल डोमेन या डिजिटल कंटेंट के ऊपर ही करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है पहले। ये एक तरीके की सुपर सिक्योर डिजिटल लेजर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ना हर चीज की जो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, सब चीजों की ट्रांजेक्शन जो है लोगों के बीच की, वो रिकॉर्ड होती है, वो एन्क्रिप्टेड होती है। एक तो रिकॉर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइवेसी खराब हो रही है इससे, बट वो इसलिए रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि आप कोई चीज गलत चीज ना पास कर रहे हो, उधर से उधर गलत चीज शेयर ना कर रहे हो, कोई गलत चीज फ्लो ना हो रही हो। स्पेशली किसी का जो क्रिएटर का, जैसे कोई मूवी हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई जो कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड है और आप उसे इलीगली लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो चीज ना हो पाए। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है ताकि रिकॉर्ड्स में रखी जाए चीजें और पता चल पाए कि क्या चीजें शेयर हो रही है और कहाँ से हो रही है, हु इज डूइंग दैट थिंग। देन डिजिटल वाटरमार्क की एक ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर, ठीक है, आप ये रीड कर लेना, मैं बस आपको बता रही हूँ फटाफट। डिजिटल वाटरमार्क होता है कि हर किसी के कंटेंट पे, एक ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर उसका एक वाटरमार्क होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसे भी वाटरमार्क कह सकते हैं। मैंने लीगल माइंड मैप का अपने पीपीटी के पीछे लगा रखा है, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई सीधा स्क्रीनशॉट लेके अपनी किसी और कहीं और यूज ना कर ले। अब इंफॉर्मेशन को यूज करना इज अ डिफरेंट वे, करने को बहुत तरीके हैं, बट जस्ट टू मेक श्योर कि इंश्योर कि कोई मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज मेरा, ये मेरे ओरिजिनल कंटेंट है, तो आई डोंट वांट कि कोई और यूज करे। तो एक तरीके का वाटरमार्क होता है। इन सब चीज टर्म से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो। देन एक्सेस एंड कॉपी कंट्रोल सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर ना चेक करता है कि ना लाइक इफ समवन इज यूजिंग देयर वर्क फ्री और इलीगली, अगर कौन है और किस तरीके से उनका काम, क्रिएटर्स का काम यूज हो रहा है फ्री तरीके से, इलीगल तरीके से। इट कंट्रोल्स हु कैन एक्सेस, इसे क्या, ये क्या कंट्रोल करते हैं कि कौन काम को एक्सेस यानी कौन काम को यूज कर सकता है, ठीक है, कौन किस कंटेंट को कॉपी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो और मेक श्योर करता है कि इसमें कोई ना कोई परमिशन या कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़े वंस हु इज यूजिंग द वर्क ऑफ समवन, और उस काम का मिसयूज ना हो। So now comes important international treaties and conventions that protect copyright in the digital domain. तो अब important conventions और treaties की बात करें तो सबसे पहले आती है World Copyright Treaty 1996. All right. Hmm. Where is my ऑलराइट, सो दिस ट्रीटी इज लाइक अ स्पेशल रूल बुक। तो ये एक तरीके का स्पेशल रूल बुक है जो प्रोटेक्ट करता है म्यूजिक को, मूवीज को, यानी कि डिजिटल डोमेन ऑफ कोर्स, और अदर क्रिएशंस जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर है। तो ये जो है क्रिएटर्स को एक एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देता है, लाइक कंट्रोलिंग हाउ देयर वर्क इज शेयर्ड ऑनलाइन, कि उनका काम वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका काम ऑनलाइन किस तरीके से शेयर होना है, किन किन लोगों के पास शेयर होना है। और ये मेक श्योर करता है कि वो उन्हें अपने काम के पैसे मिले। इफ पीपल आर यूजिंग देयर वर्क, इफ पीपल आर यूटिलाइजिंग देयर वर्क, देन दे शुड गेट मनी फॉर दैट, क्योंकि लोग उसे फ्री में तो यूज कर नहीं सकते। अब उस पर्सन ने जिसने उस काम को क्रिएट किया उसके पीछे उसने मेहनत करी है, तो पीपल शुड पे फॉर दैट। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट डिजिटल क्रिएशन स्टे प्रोटेक्टेड। तो ये इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, इस ट्रीटी के अंदर ये सब चीजें बताई गई थी कि डिजिटल क्रिएशन जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, वो भी लंबे टाइम तक, जैसे कि कम से कम 50 ईयर्स तक, यानी 50 साल तक। अब इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दिस मीन्स द प्रोग्राम्स एंड एप्स वी यूज ऑन कंप्यूटर एंड फोन। तो क्या क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोटेक्ट होते हैं। देन compilation of data and material, यानी कि कोई डेटाबेस हो गया। दिस रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये रेफर करता है कि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है या फिर कोई स्टफ कलेक्ट किया गया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक यूनिक वे में ऑर्गेनाइज किया गया है, लाइक लिस्ट और डेटाबेस, तो वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है। सो दीज ट्रीटीज एंड रूल्स हेल्प मेक श्योर द क्रिएटर्स, तो ये ट्रीटीज और रूल्स क्या हेल्प करते हैं कि जो क्रिएटर्स है उनको एक सेफ, एक फ्री और एक फेयर एनवायरनमेंट मिले अपने काम को करने का। और दूसरा ट्रीटी मोटिवेट करती है डिजिटल डोमेन के अंदर भी क्रिएटर्स को कि आप करिए, आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, आप नई नई चीजें, नए नए काम लेकर आइए। हम उसे पूरी कोशिश करेंगे हम प्रोटेक्ट करके रखने की उसको, ताकि आपके राइट्स सेफ रहे।
Now comes the WIPO performance of phonogram ट्रीटी 1996। अब ये जो ट्रीटी है ये दो ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करती है। पहला ग्रुप है परफॉर्मर्स का, परफॉर्मेंस यानी कि एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए। और दूसरा ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का, जैसे कि लाइक प्रोड्यूसर्स ऑफ म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फोनोग्राम्स, ठीक है। तो ये परफॉर्मर्स को ये राइट देती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस की किसके पास शेयर होनी है और किस तरीके से शेयर होनी है। और प्रोड्यूसर्स को राइट देती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो कॉपी होनी भी है या नहीं होनी, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और किस तरीके से लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होनी है, कब उनकी रिलीजिंग डेट्स होगी, कौन से प्रोडक्शन हाउस, मतलब देयर आर सम मतलब प्रोडक्शन हाउस कह लो, मतलब या फिर कुछ जो होते हैं ना टी सीरीज या कुछ भी ऐसे जिनके थ्रू लॉन्च होती है म्यूजिक वीडियोस, कि किसके थ्रू लॉन्च करनी है, उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करनी है। तो ये सब चीजें डिसाइड होती है, वो उनका खुद का कॉल होता है। बट उससे पहले ये चीजें लीक ना हो जाए, कोई अननेसेसरी इसका कोई गलत एडवांटेज ना ले, ये चीजें जो है ये विपो परफॉर्मेंस और पोर्नोग्राफी ट्रीटी के अंदर डिसाइडेड है कि प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। तो ये इन्हीं दो ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो प्रोटेक्शन देता है इसका ड्यूरेशन कम से कम 50 ईयर्स तक का है, कि 50 साल तक तो ये प्रोटेक्शन देगा ही देगा आपको। फिर आता है कॉपीराइट इन इंडिया विद डिजिटल फोकस। अब ये एक टॉपिक है, समझ लीजिए आप कि कॉपीराइट इंडिया में कैसे आया था और उसने डिजिटली फोकस कैसे किया था। तो इंडिया के अंदर ना कॉपीराइट एक्ट 1957 पहले से ही आ चुका था, टाइमली ये धीरे धीरे अपडेट भी हुआ था, इसमें चेंजेस भी आए थे। फिर द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 आया था, मतलब अमेंडमेंट हुई थी 2012 में, और ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आया था इंडियन लॉ में विद इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक विपो। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर विपो के अंदर भी चेंजेस आए थे। दिस अपडेट एक्सपैंडेड, अब इस अपडेट से क्या हुआ था, कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो एक्सपैंड हुई थी और डिजिटल डोमेन में भी आ गई थी, कि लोगों की डिजिटल वर्क जो है वो भी प्रोटेक्ट हो। और जो रेमेडीज दी गई थी, यानी कि अगर पनिशमेंट्स, नॉट रेमेडीज, पनिशमेंट दी गई थी कि अगर कोई उनके काम को गलत फायदा उठाता है उनके काम से, तो उस पे पेनल्टीज भी रखी जाएंगी जो लॉ ब्रेक करेगा, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट भी रखी गई थी। तो इसने इंश्योर किया था इस एक्सपेंशन ने कि जो डिजिटल एरिया में भी जो भी कंटेंट या जो भी वर्क है, डिजिटल वर्क है, उसे भी फेयर चांस मिले आगे बढ़ने का, लोग उसमें भी मोटिवेट हो और आगे नाम कमाए, काम बनाए और ज्यादा, और वो इक्वली प्रोटेक्टेड रहे जैसे नॉर्मल अदर वर्क रहते हैं कॉपीराइट के अंडर। बाकी आप एक बार इसे पढ़ लेना, यू विल गेट एन आइडिया। देन कम्स अ केस। ठीक है, अब इस केस को समझते हैं हम। केस ऑफ टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस विंक म्यूजिक लिमिटेड इन 2018। इस केस के अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया था कि विंक म्यूजिक के पास ना जो म्यूजिक चलाने का, विंक म्यूजिक हम सब जानते हैं, म्यूजिक मतलब सॉन्ग्स की सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो इस कोर्ट में इसमें सॉरी इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि विंक के पास चाहे म्यूजिक का जर्नल लाइसेंस हो, सॉन्ग्स प्ले करने का, स्ट्रीम करने का, बेसिकली म्यूजिक स्ट्रीम करने का, बट उनको एक स्पेसिफिक लाइसेंस और चाहिए, ओनर की परमिशन चाहिए कि वो सॉन्ग स्ट्रीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनरल लाइसेंस उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा, बट दे स्टिल नीड अ स्पेसिफिक परमिशन, ठीक है, फ्रॉम द ओनर। Here it is specific permission from the owner of each song before they can play it on their platform। तो ये कोर्ट ने डिसाइड किया था इस केस के अंदर। अब आते हैं हम कम टू रॉक वेबसाइट। रॉक वेबसाइट क्या होता है, ऐसी वेबसाइट्स होती है जो इलीगली एक प्लेटफॉर्म एक तरीके के प्लेटफॉर्म की तरह, एक लीगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, जो कि कोई भी पायरेटेड मूवीज हो गई, लाइक पायरेटेड कंटेंट बेसिकली, कि कोई मूवी हो गई जो किसी प्लेटफॉर्म का मतलब कि हम होते हैं ना, हम सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं और हम किसी और प्लेटफॉर्म से देख लेते हैं पायरेटेड वे में, तो वो वाली वेबसाइट्स होती है ये, जो कि गलत तरीके से मूवीज दिखाती है। और इनमें जो एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो भी बहुत गलत होते हैं, बेकार होते हैं बिल्कुल। इनमें डेटा हमारा जो है चोरी होने का भी काफी डर रहता है, विच इज नॉट सेफ फॉर अस। और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये जो वेबसाइट्स होती है, ये इन्हीं चीजों को प्रमोट करती है, गलत तरीके से किसी के कंटेंट को चोरी कर कर उसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी मूवी, इट कैन बी समवन्स म्यूजिक, जिसके लिए शायद लोगों को सब्सक्रिप्शन देने पड़े। तो लोग क्या होते हैं, इनसे इजीली देख पाते हैं इस टाइप की वेबसाइट के थ्रू। तो उसे कहते हैं हम रोज वेबसाइट। तो दिस मच ऑन दिस वीडियो।
आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।